हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। काफ़ी गैप हो जा रहा है वीडियो में, पर ट्राई करेंगे जैसा कि पिछले वे प्रॉमिस किए थे वैसे ही। पर इस बार थोड़ा और जटिलता से प्रॉमिस करते हैं ना कि हाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बनाते रहेंगे। ठीक है, पर वीडियो आता रहेगा, ये बात तो फिक्स है भाई। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। उसके दो पिछले वीडियोस में हम लोग क्या किए थे, ट्रेंड से स्टार्ट किए थे एटॉमिक रेडियाई का। उसको कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि भैया क्या ट्रेंड होता है, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, क्या होगा वो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तब आज का लेक्चर। देखिए आपके सामने सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके सामने क्या देखें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो ट्रेंड है इसमें हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। भैया होता क्या है, यहाँ पे जैसे आपको सामने दिख रहा है ना, इधर से ऊर्जा लगाओ, इधर से इलेक्ट्रॉन आउट बाहर। ये क्या है कि एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर आपको किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से भैया इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब उस एनर्जी का कितना अमाउंट होगा, वही क्या होगा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइटमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी आवश्यकता पड़ेगी, वही हमारा क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात करते हैं अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव का मतलब क्या है, लगातार, क्रमागत, मतलब एक के बाद एक। अगर हम कहें कि पहला निकला तो पहला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा निकला तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो आई3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे जैसे जैसे एटम से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन एक जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बढ़ती है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब कभी भी हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, हमेशा सेकंड वाला उससे ज्यादा हो, थर्ड वाला उससे ज्यादा हो। तो जो आई वन है वो क्या होगा, आई2 आई3 ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये भी चीज बड़ा जरूरी है जानना भैया। डिफरेंसेस होंगे, कहीं जब कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पहले वाले से तो दूसरा वाला, दूसरे वाले से तीसरा वाला ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ, 578 578 किलो जूल पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, यहाँ पे 1817 जब दूसरा, तीसरा निकला 2745, लेकिन जब चौथा निकल रहा है भैया तो 11,575 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे तीन बड़ा कम निकल रहा है, यहाँ पे अचानक क्यों ज्यादा हो जा रहा है। तो भैया जब एल्यूमिनियम का क्लासिफिकेशन करोगे, एल्यूमिनियम का क्लासिफिकेशन करते हैं हम, तो क्या होता है, 3s1 और 3p1, सॉरी 3s2 3p1 होता है। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये तीन आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन है, वहां से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो जब तीन निकाल रहा था तो ठीक है, निकल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब है उस नेक्स्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, समझिए ना। आउटर मोस्ट सेल से इनर इलेक्ट्रॉन निकालना है तब तो ठीक है भैया, निकल जाए। वहीं फील्ड वाले से निकालना, बाप रे बाप कितना टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी अचानक बहुत तेजी से मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम देखिए थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझे कि कैसे एलिमेंट्स की होती है, तो जो सबसे ज़्यादा, अब बताइए, हमारे पास नोबेल गैसेस हैं। नोबेल गैसेस हैं भैया, नोबेल गैसेस के जो ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। उनके जो लास्ट सेल होते हैं वो कितनी तरीके से क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। अब फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, बहुत बड़ी टेढ़ी घी है। उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब उसमें से भी हीलियम में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भैया हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में तो है। तो जब हीलियम के बहुत पास में है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियस उसको बहुत तेजी से खींच के रखा हुआ। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा 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 दूर जाता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से एनर्जी थोड़ी कम होती जाती है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे भैया कि किसका पीरियोडिक टेबल में
सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो आप सीधे सीधे पहले तो नाम ले लेंगे किसका, पूरा नोबेल गैसेस का। लेकिन उसमें भी कोई पूछे तो आपको बताएंगे कि हीलियम का भैया सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, जिसकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे रुबीरियम, सीजियम, ऐसे क्या होता है। तो आप समझ लीजिए यही हाल है भैया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी होगा वहां कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, जहां से मेहनत करना पड़ेगा वहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, यही टास्क। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके सामने ढेर सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप थोड़ा सा में समझिए, ये आप नोट्स बनाने के लिए रख सकते हैं कि जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। जैसे पहला फैक्टर आपके लिए सामने दिख रहा है, साइज ऑफ एटम की बात। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। भाई साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो वहां पे भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर कम होगा तो वहां से थोड़ा चला भैया ठीक है दूर जा रहा है तो निकल जाए, तो वहां थोड़ा कम पकड़ के रखेगा तो आसानी से कम एनर्जी लगाने में निकल जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी भैया वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एनर्जी हमको कम लगानी पड़ेगी। फिर नीचे आपको लिखा हुआ है वही सारी चीजें लिखी, फिर लिखा है कि continuously in group atoms static, लेकिन in 13th and 14th group the ionization energy does not decrease continuously and order as follows। भैया देखिए यहाँ पे जो 13 और 14th ग्रुप की बात हो रही है वहां पे सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी चीज को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। जो बेरियम बोरॉन वाला ग्रुप है और कार्बन वाले ग्रुप में वहां क्या है कि नॉर्मल ट्रेंड ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे बोरॉन में होना चाहिए, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की बात आनी चाहिए, फिर थैल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चूंकि डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल के जानते हैं हम लोग क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि डी दूर होता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कई सारे जो पोजीशंस है उनके देखते हुए, तो डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड्स है वो वहां पे फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, वहां पे, जबकि और के में सब फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो बोरॉन वाला ग्रुप है, कार्बन वाला ग्रुप है, वो एक्सेप्शनल है। बाकी सब आपको साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग दिखते जाएंगे कि भैया साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए न्यूक्लियर चार्ज, फिर वही चीज है भाई, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना। तो जब इलेक्ट्रॉन को खुद पकड़ के रखेगा न्यूक्लियर, तो हमको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। शिल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज का जस्ट अपोजिट। भैया शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, पहले से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जितना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा पुश करेगा। तो जब ज्यादा पुश करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम बताइए ना, वो खुद ही देख ढकेल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है आपके सामने। इसका मेन मोटो क्या है भैया, देखो एस पी और डी और एफ में इलेक्ट्रॉन जब जाता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ इलेक्ट्रॉन। भैया एस ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे नजदीक होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो जो सबसे नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना टफ है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा उसी पे होगा ना। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, मतलब वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फिर पी में उससे दूर, फिर डी में, फिर सबसे दूर फिर एफ। तो जितना दूर जाता जा रहा है वहां से हमको एनर्जी कम लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने। सीधे सीधे पेनिट्रेशन मतलब भैया किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कोई पी पे है, कहीं डी पे है, तो सबसे आसानी से डी से निकल जाएगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू एस। ये चीजें एकदम क्लियर समझ जाना है, ठीक है। ठीक है भाई, कहाँ गया कर्सर, चलिए नेक्स्ट। देखिए भैया आ गया नेक्स्ट। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैटर आपको बता ही दिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुद्दा आएगा, अगर हम आपको वहां थोड़ा देख ले और भी पीछे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, उसके बाद हम जानते हैं। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देख लेते हैं कि जब
कहीं है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का ही था केस, तो वहां पे आपको क्या है, सोडियम का केस है, एल्यूमिनियम का केस है, जो भी आपको 2-3 केस ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिख रहा था, 3s1 और 3s2 का बार बार 3s1 आ रहा है, 3p1, ठीक है, ये चीजें आपको दिख रही थी। अब सोडियम के केस में क्या था, लास्ट में 3s1 था। हमको बताइए कि कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, फटाक से यहां से निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तुरंत क्या बनेगा, फील्ड बनना जाएगा, फील्ड 2p6 कंडीशन, धड़ाक से निकलेगा, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां ज्यादा हो। लेकिन अगर आपके सामने जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंडीशन दे दिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन में क्या होता है, 2p3 होता है, यहाँ 2p4 होता है, ये कंडीशन जो होता है वो हाफ फिल्ड कंडीशन है। कैसा कंडीशन है भैया, हाफ फिल्ड कंडीशन है। ये जो कंडीशन होता है वो फुलफिल्ड कंडीशन होता है। कैसा कंडीशन है, फुलफिल्ड कंडीशन। तो जब भैया ये फुलफिल्ड कंडीशन है तो हाफ फिल्ड कंडीशन हो, हाफ फिल्ड में से स्टेबल कंडीशन, हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, IE1 हो IE2 हो, जहां कहीं भी आपको चीजें दिखाई देंगी तो वहां ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कंडीशन आ रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड या फुल फील्ड आने वाला है तो वहां बहुत कम एनर्जी लगा के निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज हमारा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। Electron affinity is conventionally defined as the energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom। भैया किसी गैसियस एटम में, जैसे वहां पे निकाल रहे थे तो एनर्जी लगा रहे थे, तो वही था इलेक्ट्रॉन गेन। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं उसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन डालने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारा क्या है, क्या है बताइए ना, क्या है वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये चीज दिमाग में एकदम रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चीजें मैं टर्म ध्यान देंगे। इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब वैल्यू सेम होगा, बस साइन चेंज होगा, ये माइनस में लिखा रहेगा तो ये प्लस में लिखा है, बस इतना ही फर्क है भैया, ये चीज जान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है Ea प्लस में लिखा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लिखी रहती तो -328 किलो जूल पर मोल लिखा रहता आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जितनी ऊर्जा रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी गैसियस एटम में ऐड करते हैं, डालते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। देखिए, an element has a high electron affinity if the additional electron can enter cell at experience strong effective nuclear charge। भैया जहां पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, अगर वो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के जितना क्लोजर होगा, वो ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा एनर्जी देगा। भाई हमको मांग रहे हैं ना, एकदम उसको बढ़िया जगह भेज रहे हैं तो उन्होंने ज्यादा रिलीज करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फील करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। चलिए आगे देखिए, एक चीज याद देखिए, जैसे वहां पे था सक्सेसिव, यहाँ पे भी है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट, दूसरा ऐड करेंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा ऐड किए तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो सिंपल कॉमन सी चीज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अब ये चीज जानना बड़ा जरूरी है भैया। देखिए, ये नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा GH इज ग्रेटर देन, क्या लिखा है, इज ग्रेटर देन, इज लोअर देन हो, इज लोअर देन हो। अगर ये लोअर देन हो तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, डेल्टा EGH अगर 0 से कम है मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। हम अभी क्या किए कि ये पॉजिटिव में अगर वैल्यू होगा तो ये नेगेटिव में वैल्यू होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तभी तो एंडोथर्मिक होता है, और ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होता है। जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में देखते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो भैया -141 किलो जूल पर मोल लिखा है, मतलब वहां एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होने जाता है तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी बाहर से लगानी पड़ती है, मतलब बाहर से अब्जॉर्ब होती है, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो जब एनर्जी रिलीज होती है दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और जब एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, बाहर से लगानी पड़ी, तब दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा है कि भैया बाहर से एनर्जी लगानी पड़ रही है, ये देख,
ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग जानते ही हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसका है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ें तो हम लोग पता ही है। और ट्रेंड भी जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। ये ट्रेंड भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग की बात कर ले। देखिए फैक्टर इफेक्टिंग, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे अभी चर्चा की है कि भैया इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो जितना ज्यादा वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उसकी वैल्यू ज्यादा। हायर द शिल्डिंग इफेक्ट लोअर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमेशा शिल्डिंग इफेक्ट अपोजिट काम करने वाला है, एकदम फिक्स है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ठीक है, तो इफ भाई वो बढ़ा रहा था तो ये घटा देगा। हायर द एटॉमिक रेडियस लोअर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भैया एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, क्योंकि दूर है ना, दूर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, कम लगेगा तो मजा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया, चलते हैं आगे। ये कर्सर को चेंज करें कलर, पहले 1 मिनट। चलिए देखिए, ये जो हम क्या कह रहे थे, ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अभी हम बोले थे ना, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था, तो सबसे इधर क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे आता है, फिर नीचे क्लोरीन, तो इससे ऊपर तो नीचे घटना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, तो ये जो होता है वो होता है ड्यू टू हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। जो क्लोरीन का है केस में, वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन के केस में, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से वो जो ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, उसकी वजह से क्लोरीन क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली जो है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। दैट इज़ वाई हमें ये दिख रहा है भैया, ट्रेंड के अगेंस्ट काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बात है, जो एक आपको, तो यहाँ पे आप ट्रेंड पढ़ेंगे, ट्रेंड के साथ आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्शन। वो चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद ज़रूर ज़रूर से, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है वहीं से। बात करते हैं कुछ ऑक्साइड्स की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता ही है, काफ़ी पूछता है। तो भैया मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। हम ऐसे याद कर सकते हैं भैया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जैसे जैसे उनके ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है और बेसिसिटी घटती है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ऑक्साइड्स की, बस, और बेसिसिटी क्या हो रही है, घट रही है। बीच का जो है Al2O3 B2O3 जो है ग्रुप, इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक, मतलब इनका क्या है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और बेस की तरह, दोनों की तरह Al2O3 बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। बात आती है अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए जो टेंडेंसी है किसी भी एटम के पास, अपने इलेक्ट्रॉन को, किसी बॉन्ड में है वो, और अपने बॉन्ड में तो कह रहा है कि चलो अच्छा शेयर करके बना लेते हैं, फिर शेयर करने के बाद कह रहा मैं अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखूंगा, तो वो जो खींच के रखने की क्षमता है, वही हमारा क्या है, electronegativity. The tendency of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity. Is called as electronegativity. ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये जो फ्लोरीन है, अगर हम इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये क्या कर रहा है, अपने तो खींच ही रहा है, साथ में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि हाइड्रोजन वाले को भी खींच के रखता है, इसके वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाता है। तो ये तरीका है भैया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने वाली क्षमता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब बात आती है कि जो फैक्टर्स हैं क्या क्या अफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन तो इसी से आता है। एज द साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। भैया दूर रहता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता तो घट जाती है ना, ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। बल्कि बिल्कुल सही बात है भैया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब पास है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा था तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, घटा देगा। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। चलिए
ये देखते हैं ट्रेंड, ये ट्रेंड आपको पता ही है, यहाँ से ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो इसमें इस वजह से इंक्रीजेस लिखा है। यहाँ से आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ऊपर से आने पे यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज करती है, ये एकदम पिन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। ठीक है, चलिए। मेटेलिक कैरेक्टर इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर, सही बात है भैया, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड सारे जितने भी मेटल देखिए इधर की तरफ है, तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे मेटालिक कहीं मेटल आपको दिया, एक नॉन मेटल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जानना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन की बात करें तो जहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जैसे दो एटम है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करें, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, मान लो सीएल है, सीएल की जो मोल्कन स्केल है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 है, तो उसके, और मान लो सोडियम है, इसका नियर अबाउट 0.6 या 7 होता है, तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.9 वगैरह समथिंग लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है दो एटम्स के बीच में, वो डिसाइड करता है कि उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है। तो बॉन्ड टाइप, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 या 0.4 समथिंग के करीब आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉन्ड प्योर कोवेलेंट है। और जीरो कब आता है, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, Cl2 H2N2, भैया जीरो एकदम, तुम भी हो तो हम भी हैं, तो वहां जीरो आ जाता है। पोलर कोवेलेंट कब होगा, जब 0.4 से लेकर के 1.8 के बीच में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे HCl वगैरह का है, तो ये सब देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आता है, 1.8 से नीचे आता है, तो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट। और आयनिक कब होगा, मतलब पूरी तरीके आयनाइजेशन, जैसे NaCl में भी देखें, तो 1.8 से जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है भैया, पापा टाटा है, आयनिक, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आई एम आयनिक बॉन्ड वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि कब किस तरीके का नेचर होगा। तो वहां अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होगा, मान लो वैल्यू भी नहीं है फिर भी कम ज़्यादा कितना होता है ये आइडिया अगर एक है, तो वहां आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि इनके बीच का जो नेचर ऑफ बॉन्ड, प्रकृति कैसी है, एकदम सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि कोई भी एटम है किसी मॉलिक्यूल में, तो उस पे अगर उसके हम सारे एटम्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब हम क्या करें, जैसे अगर NaCl की बात कर ले तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर एक माइनस चार्ज होता है, तो उसको हटाए तो Na पे क्या आ गया, +1 चार्ज। ऐसे ही KMnO4 है तो O पे -2 चार्ज है, बता दिए भैया, K पे +1 चार्ज हो रहा है तो उस पर हटा दे, तो जो इन सबको चार्ज को देखते हुए जो टोटल चार्ज किसी एटम पे आ रहा है, मिनी चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो चार्ज आ रहा है किसी एक एटम पे तो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके कई सारे रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, वो बड़ा जरूरी है जानना। जैसे आपको सामने दिख रहा है SO4 माइनस का, तो भैया S का है, O का है, टोटल कर देंगे -2, जितना ओवरऑल चार्ज रहता है, ये तो नॉर्मल फार्मूला हो गया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेकर के समझे, एक मिनट, बड़ा लेट रीड कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपके एग्जांपल लेकर के समझे, जैसे SO4 माइनस यहाँ लिखा हुआ था, इसी को ले लेते हैं। S पे कितना चार्ज हो रहा है, अगर इसको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X मान लिए। O पे कितना चार्ज होता है, इसको मान लिए कि, तो हाँ ठीक -2 होता है, ये हमको पता था, ओवरऑल -2 कर दिए क्योंकि -2 था, तो X -8 इक्वल्स टू 0, X सॉरी 2 है, -2 है, तो X इक्वल्स टू 8 -2 दैट इज 6। तो ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला एक एक को आप मान सकते हैं, जिसका निकालना उसका मान करके, बाकी सबका अगर आपको पता होना चाहिए, तो अगर अगर एक का निकालना हो तो बाकी सबका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी चाहिए। तो वो पता कैसे होगा, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए अब जैसे फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ तो है नहीं, तो वो कंडीशन ही नहीं है कि कहीं और से कुछ बना ले, तो सीधा सीधा है कि F का जो होता है वो -1 होता ही है। अल्कली मेटल्स जो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये +1 फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो उसके बाद वाला ग्रुप है, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, उसमें भी फिक्स है +2 है। उसके बाद एल्यूमिनियम गैलियम +3, कोई एक्सेप्शन नहीं। हाइड्रोजन है, मोस्टली वो +1 शो करता है, लेकिन जब मेटल के साथ होता है, हाइड्राइड्स बनाता है जैसे LiH NaH KS, तो वहाँ पे -1 शो कर लेता है। ऑक्सीजन में देखिए कई सारी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि मोस्टली ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है -2 होता है, लेकिन जब परऑक्साइड होता है तो वहाँ क्या होता है, चेंज हो जाता है। परऑक्साइड के केस में क्या होगा भैया, -2 की जगह -1 हो जाता है। तो परऑक्साइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब ओ सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा होता है तो उसको हम परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब चीज है, फिर उसके बाद जैसे ऑक्सीजन अगर मान लो फ्लोरीन से जुड़ा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जैसे ही फ्लोरीन से जुड़ेगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जितना फ्लोरीन के जुड़ा रहेगा उसके हिसाब से, जैसे OF2 है तो फ्लोरीन 2 जुड़ा हुआ, -2 -1 2 हो गया तो इस पर +2 आ जाएगा। O2F2 है तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के जो है मेनली जो उसका है वो -2 है, लेकिन किस में और अलग तरीके से परऑक्साइड में जुड़ गया है तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया तो वहाँ पे वो +1 +2 इस तरीके से हो जाएगा, तो वहाँ पे चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या किसका कब है भाई, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का है मोस्टली -3 शो करता है, लेकिन यहाँ गड़बड़ लिखा है, ये CN नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है मोस्टली -3 शो करता है, लेकिन आपको पता ही है NF3 बनेगा तो वहाँ नाइट्रोजन प्लस। देखिए सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल शो कर रहा है, अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा तो वो फिर उसके हिसाब से शो करना पड़ जाएगा। हम तेज हैं, अगर हमारे पास आए तो हमारे हिसाब से शो करना पड़ेगा। फ्लोरीन यही कहता है भैया हम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो जैसे ही नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ प्लस, उसके हिसाब से प्लस शो करना पड़ेगा उसको। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो NO3 में उसको हिसाब से शो करना पड़ रहा है उसको। तो ये सारी चीज़ें, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, यूजुअली क्या करता है, -1 शो करता है क्लोराइड ब्रोमाइड में, लेकिन जैसे ही वो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे BrCl3 से बना लेता है तो वहाँ पे Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br+3 शो करने लगता है। वैसे ही आप जान लीजिए कि जो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे क्या होगा, आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रहेगा तो भी प्लस शो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो सामने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उस पर माइनस रहना ज़्यादा जरूरी, ये जान लीजिए। सल्फर की बात की है, सल्फर भी -2 शो करता है नॉर्मली, लेकिन वही फिर चीज़ है, SF6 फ्लोरीन से बना लिया प्लस हो जाएगा। ये इस तरीके से गोल्ड, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा प्लस शो करते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं शो करते। लेकिन एक AU है, जैसे कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा है एग्जांपल, CsAu, सीजियम AU का कॉम्प्लेक्स है जहाँ सीजियम +1 शो करता है और AU -1, मेटल होते हुए भी क्या हो रहा है, -1 शो करता है। तो ये एक एग्जांपल एक्सेप्शन है, बाकी तो सारे मेटल जो है वो हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल अगर आप सॉल्व करें हम, जैसे यहाँ KMnO4 है, इसका सॉल्व करें तो K पे +1 बोल दिया भाई अल्कली मेटल, अगर X का निकालना, और -2 × 4 ऑक्साइड के फॉर्म में है, ये क्या हो रहा है, अस्टाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो हम देखें तो X प्लस यहाँ पे -8 होगा, तो -8 इसमें से गया तो ये प्लस हटा दिए तो -7 हो गया =0, X उधर जाएगा तो +7। तो मैग्नीज यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल जो कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अगर आप नॉर्मल से बनाएंगे तो उस तरीके से नहीं बनता, जैसे CrO5, ये मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। CrO5 जो होता है, जैसे CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, और 4 ऑक्सीजन जो होते हैं वो परऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। 4 ऑक्सीजन किस में फॉर्म में है, परऑक्साइड फॉर्म में, और एक जो है ऑक्साइड के फॉर्म में। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे क्रोमियम का, तो एक के लिए तो -2 हो गया, बाकी 4 के लिए क्या हो जाएगा, बाकी 4 के लिए -4 होगा, क्योंकि 1 -1 माइनस करके 4 हो जाएगा। तब X बराबर क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम यहाँ +6 है, ऐसे सीधे करेंगे तो 5 दूनी का 10 करके बता देंगे। लेकिन कोई भी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट ऑस्मियम +8 शो करता है, और इस ग्रुप में जो क्रोमियम मैग्नीज वाला ग्रुप है उसमें मैग्नीज ही सबसे ज़्यादा शो करता है, वो +7 शो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, आपके लिए कामगार साबित होगी। चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट सामने दिखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे बोरॉन का ग्रुप है, ठीक है,
फिर कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, NH2NP1, NH2NP1 होता है, NH2NP2 होता है, ऐसे होता है ना ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसके बाद NH2NP3। तो इसके जो आउट इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है ना, जैसे यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, थैलियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है जो NH2 के इलेक्ट्रॉन है, NH2 के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना क्या होते हैं, बंद कर देते हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो जैसे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3 शो करता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है, जैसे थैलियम है तो वो +1 स्टेबल शो करता है। थैलियम क्या करता है, +1 स्टेबल शो करता है। लेकिन वही एल्यूमिनियम या बोरॉन की बात करें तो +3 स्टेबल शो करता है। तो इसका रीजन क्या है, इनॉट पेयर इफेक्ट। जैसे टिन है, SN है, वो +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। तो उसमें से जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो करता है, और +4 है तो नॉर्मल कर रहा है। वैसे ही लेड है, लेड +2 शो करता है। तो +2 क्यों शो करता है, क्योंकि NH2 पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, बंद कर देता है, तो वो NH2 Pb2+ शो करने लगता है। सिंपल सी बात है भैया, इतना समझ लीजिए। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस ग्रुप का वो स्टेबल होगा, जबकि ऊपर की तरफ रहेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, स्टेबल होगा। ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने दिखा है SN2+ इज फॉर्म ड्यू टू इनर पेयर डिफेक्ट। ये चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप की बात आती है। डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, ये मेरे ख्याल से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म कर देते हैं इस वीडियो में। तो कुछ एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के और थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के, जैसे एलिमेंट की बात करते हैं, लिथियम है यहाँ पे, ठीक है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऐसे होता है इस ग्रुप में। फिर लिथियम के नीचे सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम जो एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन जो है सिलिकॉन के साथ, इस तरीके से क्या कर रहा है वो डायगोनली रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशन मतलब भैया कुछ नहीं, लिथियम का कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रहा है, बेरिलियम का कुछ एल्यूमिनियम से कर रहा है, बोरॉन का कुछ सिलिकॉन से मैच कर रहा है। इस वजह से इसको कह रहे हैं कि ये सब क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप में है। तो कुछ सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के नेक्स्ट वाले ग्रुप के, जैसे यहाँ पे लिथियम का ग्रुप है सोडियम के साथ, तो नेक्स्ट वाले ग्रुप मैग्नीशियम, बेरिलियम का नेक्स्ट वाले एल्यूमिनियम के साथ एक रिलेशनशिप प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप समझ लीजिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है भैया, यही है, लिथियम मैग्नीशियम प्रॉपर्टी मैच करता है, इसीलिए कहते हैं इसको डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चैप्टर में लगभग नियर अबाउट इतना ही था, थोड़ा नॉमेनक्लेचर बचा हुआ है वो 100 के ऊपर, तो मैं वो नॉमेनक्लेचर कराऊंगा, साथ में कई सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे, क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट काम जो कि बहुत ज़रूरी है वह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए ऐसे ही दबा के दबक के, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।